दिख रहा है साफ आप लोग को? हाँ देखो, इसका सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले ए, यदि मकान स्वयं के निवास का हो, अगर मकान वो सेल्फ एक्यूपेट के लिए यूज करता है, स्वयं के रहने के लिए यूज करता है, तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा नील। इसका सकल वार्षिक मूल्य हो जाएगा नील। बस इसमें ऋण पर ब्याज आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसकी अधिकतम सीमा शायद 2 लाख रुपए कर दिए हैं इस साल तक। आप लोग को ज़्यादा ध्यान होगा। हम्म, मैं जो है इनकम टैक्स लगभग 5 साल के बाद पढ़ा रहा हूँ। खुद के लिए पढ़ा था पीएससी में, और अभी मेरे को मौका मिला है मेसराम सर की बदौलत। हाँ तो कुछ भूलूंगा तो आप लोग याद दिला देना मेरे को। 30,000 तो उसके लिए है जब वो 99 से पहले लिया होता है, या रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए होता है नहीं? तो उसको मैं आगे बताऊंगा। अभी जब आगे कंडीशन आते जाएगा ना, तो उसको मैं आप लोग को क्लियर करते जाऊंगा। अगर आपने लोन रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेते हो, मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए, और वो स्वयं के निवास में प्रयोग होता है, तो उस केस में 30,000 है अधिकतम। और अगर लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले लिए हो, चाहे किसी भी पर्पज से लिए हो, तो भी अधिकतम सीमा 30,000 है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30,000 भी, कुछ कंडीशंस में, कुछ स्थिति में। वो स्थिति बाद में आप लोग को क्लियर कर दूंगा। तो पहला वाला जो ए होता है, मकान स्वयं के निवास का हो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा, केवल आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये सीधा शो करेगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब चूंकि ये चल वर्ष के मकान की हानि है, तो उसको उसी वर्ष के मकान के अन्य आय से पूरा कर सकते हैं, अन्य मकानों की आय से पूरा कर सकते हैं। ये एमकॉम वाले लोग जानते होंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, हानियों की पूर्ति और आगे ले जाने का ये नियम है। जो लोग एमकॉम में हैं उनको पता होगा, हानियों की पूर्ति और आगे ले जाने का प्रावधान एक चैप्टर है, जिसमें साफ लिखा गया है कि चल वर्ष के मकान की हानि उसी वर्ष के अन्य मकान के शीर्षक में से पूरी की जा सकती है। तो चूंकि पहला हिस्सा हानि हो रहा है, तो इसकी पूर्ति अन्य मकानों से करेंगे, है नहीं? देखो अब इसको, अब बी के तौर पे मैं ऐसे बता रहा हूं, जो मकान किराए पे उठा है। यदि मकान किराए पर उठा हो, मकान किराए पे दिया हो, तो सबसे पहले आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। इसका भी एक नियम है, इसमें दो चीज माइनस होगा। पहला, म्युनिसिपल टैक्स, मतलब नगर पालिका कर। इसके संबंध में एक नियम लिख देता हूं। मकान मालिक प्रीवियस ईयर में जितना पेड किया, चाहे वो 1 साल का किया हो, 10 महीने का किया हो, या 5 साल का किया हो, दो चीजें होनी चाहिए। मकान मालिक के द्वारा पेड किया होना चाहिए, और जो एक्चुअल पेमेंट हुआ है वो पैसा होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में जितना पेड किया पूरा आएगा। इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह नहीं देखते। अगर वो 2 साल का टैक्स पे किया है, तो 2 साल का पूरा टैक्स इसी में माइनस होगा। अगर वो 5 साल का किया है, तो 5 साल का पूरा आएगा। और अगर वो 10 महीने का किया है, तो 10 ही महीने का लेंगे। ऐसा नहीं कि 2 महीना और जोड़ के डाल दो, वैसा नहीं करना है। वो इंटरेस्ट में होता है। दूसरा आएगा, एक तो हो गया म्युनिसिपल टैक्स, दूसरा होता है अनरियलाइज्ड रेंट।
इसका हिंदी नाम होता है ना वसूल किराया, ना वसूल हुआ किराया। इसमें भी है नियम 4 की शर्तें पूरी करने पर। अब ये नियम 4 की शर्तें मैं बताता हूं कि ये होता क्या है। देखो, आप मकान मालिक हो, आपका किराएदार किराया नहीं दे रहा है, आपने उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिए हैं, कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं किए हो, तो आप इस कटौती के पात्र नहीं होंगे। आप यदि उस किराएदार के ऊपर कोई लीगल एक्शन उठाते हो, कोई नोटिस जारी करवाते हो, इसका मतलब आप नियम 4 की शर्तें को पूरी कर रहे हो, क्योंकि आपने उसके ऊपर एक्शन लेना चालू कर दिया है। तो उस केस में ये ना वसूल हुआ किराया आपके इस साल के ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस होगा। समझ में आ गया ना कि आपको क्या करना है। आपको यदि किराया नहीं मिल रहा है तो आप अपने किराएदार के ऊपर कोई लीगल एक्शन लो, कोई नोटिस दिलवाओ, कोई कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करो। तो वही चीज नियम 4 होता है। यदि आपने एक्शन लेना चालू कर दिया है तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। दोनों को घटाने के बाद आएगा एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य। अब चूंकि ये इनकम टैक्स का मामला है, लोग क्या करते हैं, जो भी किराया आता है उससे ज्यादा मरम्मत शो कर देते हैं और अपना टैक्स बचा लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, धारा 24 के अंतर्गत कुछ कटौतियों को स्वीकृत किया है। ध्यान रखना, धारा 24 के अंतर्गत, इसमें दो है, धारा 24A और धारा 24B। धारा 24A के अंतर्गत आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो, डिडक्शन कटौतियां आप लोग बिल्कुल धारा के साथ याद करोगे। सेक्शन 24A, वैधानिक छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन SD, ये मरम्मत के नाम से मिलता है। आप एक्चुअल में भी कितना मरम्मत करा लो इससे कोई मतलब नहीं है। जितना आपके एक साल का एनुअल वैल्यू है, मकान का वार्षिक मूल्य है, उसका 30% आपको रिपेयर के नाम से ये SD मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, वैधानिक मूल्य का 30% आप धारा 24A के अंतर्गत क्लेम कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। समझ आ गया। और होगा, ये तो हो गया 24A। 24B, ये होगा ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। ऋण पर ब्याज भी दो प्रकार का होता है, एक प्रीवियस ईयर का और दूसरा B कंस्ट्रक्शन पीरियड का। प्रीवियस ईयर का मतलब जितना आपके ऊपर कर्ज है उस पर, जितना कर्ज है प्रीवियस ईयर में, ये नहीं देखेगा कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया है, जितना निकलता है वो यहां पे आप क्लेम कर सकते हो, जितना कर्ज है उस पर। और दूसरा होता है CP कंस्ट्रक्शन पीरियड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, इसको समझना है आपको। ये होता है निर्माण अवधि का ब्याज, उसका 1/5वां भाग, निर्माण अवधि का ब्याज, उसमें भी 1/5 भाग, क्योंकि ये 5 साल से ज्यादा पुराना अलाउड नहीं होता। इसके मैं नियम अलग से एक दिन बताऊंगा, अगले दिन। आज तो केवल मैं एक ढांचा बता रहा हूँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, खाली रहा, स्वयं रहा, ये सब आपको आज क्लियर कर दूंगा। ब्याज का जो कैलकुलेशन है वो आपको मैं सोमवार, मतलब कल तो छुट्टी है, सोमवार की क्लास में पूरा क्लियर कर दूंगा। खैर, अभी हमने देखा ए, यदि मकान स्वयं के निवास का हो तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो नील रहेगा,
इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा 2 लाख या 30,000 कुछ कंडीशन में। यदि मकान किराए पर उठाया हो तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या क्या चीज माइनस करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स, मकान मालिक प्रीवियस ईयर में जितना पेड करेगा पूरा आएगा। अनरियलाइज रेंट, ना वसूल हुआ किराया, नियम 4 की शर्तें पूरी करने पर। दोनों घटा दो तो आ जाएगा वार्षिक मूल्य। फिर आएगा कटौती या धारा 24। ये केवल कटौती धारा 24 है। इसको और क्लासिफाई किए हैं ना तो धारा 24A में वैधानिक छूट, धारा 24B में ऋण पर ब्याज। वैधानिक छूट वार्षिक मूल्य का 30% और ऋण पर ब्याज प्रीवियस ईयर में जितना कर्ज है उस पर, और कंस्ट्रक्शन पीरियड में निर्माण की अवधि का ब्याज 1/5 भाग। ये 1/5 भाग पिछले 5 वर्षों से लगातार भुगतान हो रहा हो। 5 साल से ज्यादा पुराना है तो ये नहीं आएगा, वो मैं आगे सवाल के साथ आप लोग को बता दूंगा। इसके अलावा धारा 25 के अंतर्गत होता है कि कोई एरियस रेंट रिसीव होता है, जैसे ये बकाया किराया था ना, अनरियलाइज रेंट, मान लो पिछले कुछ वर्षों का फिर से आपको मिल जाए तो धारा 25 के अंतर्गत उसको प्लस कर देते हैं। उसको मैं यहां बता रहा हूं आगे। प्लस बकाया किराया प्राप्त, ये धारा 25 के अंतर्गत रहेगा। सेक्शन 25। ठीक, इसमें और ज्यादा अंदर जाओगे तो इसका भी BCA है, उसको मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बट आप लोग पुस्तक में से देख लेना। बकाया किराया प्राप्त, इसके 2 कंडीशन होते हैं। यदि छूट पूर्व में दिया गया है, अगर आपको छूट पूर्व में दिया गया है तो ये पूरा का पूरा किराया यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। फिर यदि छूट नहीं दिया है, अगर उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट नहीं मिला है तो जो भी बकाया किराया है उसमें माइनस कर देंगे 30% HD स्टैंडर्ड डिडक्शन, और माइनस करने के बाद ये आपका यहाँ पे आएगा जो कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एमकॉम वालों को तो छोटा छोटा पॉइंट भी एकदम ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर का, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। बीकॉम फाइनल वालों के लिए बड़ा बड़ा सवाल देखना है, मतलब पूरे सवालों को देखना है आपको, उस हिसाब से आप लोग अपना पढ़ाई करेंगे। तो ये था मकान संपत्ति की आय का एक प्रारूप। अब इसका मैं एक एक चीज को क्लियर करते जा रहा हूं। मैंने मकान संपत्ति की आय को 2 भाग में बांटा। पहला जो मकान स्वयं के निवास के लिए है, और जो मकान किराए पे दिया है। जो मकान का स्वयं के व्यापार के लिए प्रयोग करता है उसकी गणना व्यापार पैसे की आय में की जाएगी। ये इसका तीसरा है। यदि मकान स्वयं के व्यापार के लिए प्रयोग करता हो, अगर स्वयं के व्यापार के लिए प्रयोग करता हो तो ये व्यापार पैसे की आय में कैलकुलेशन होगा। व्यापार एवं पैसे की आय, व्यापार एवं पैसे की आय में गणना योग्य होगा। ठीक, तो इसको ध्यान नहीं देना है आपको, ध्यान केवल ए और बी को देना है। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जो इसका हेड है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य।
ये क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ध्यान से समझना। ठीक। सकल वार्षिक मूल्य सीधा सीधा करदाता के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपने मकान का इनकम बताता है कि मैंने इतना किराया प्राप्त किया। तो जो करदाता बताया वो कहलाएगा वास्तविक किराया, एक्चुअल रेंट। ये कहलाएगा एक्चुअल रेंट। ठीक। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर करदाता एकदम ईमानदार हो। सब लोग 99% या 95% लोग अपना इनकम आयकर भरते समय कम ही बताना चाहते हैं ताकि उनका टैक्स बच जाए। तो जैसे किराया अगर 10,000 प्राप्त कर रहे हैं तो 2,000 3,000 बता देते हैं ताकि टैक्स की बचत हो जाए। तो वास्तविक किराया जो दिए हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर डायरेक्ट उसको नहीं मान लेते। वो क्या करते हैं, कुछ अन्य विकल्प ऑप्शन पे भी वो करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो वास्तविक किराए के साथ साथ आयकर अधिकारी करेंगे, जिस एरिया में मकान है उस एरिया के आसपास का उचित किराया देखेंगे। उचित किराया, फेयर रेंट। मतलब जैसे कि मैं अपनी कॉलोनी का किराया 1 BHK का 5,000 रुपये बता रहा हूँ, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ये देखेगा कि उसी के आसपास का किराया कितना होता है या उस लेवल के मकान का किराया कितना है, तो ये होगा उचित किराया। कुछ नगर पालिका नगर पंचायत में किराया दर भी तय होता है। तो नगर पालिका मूल्यांकन टैक्स का जब कैलकुलेशन आता है ना, तो उसका नगर पालिका मूल्यांकन भी देखा जाता है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, कि कितना हो सकता है इसका किराया। ठीक। अब इसके साथ एक और चीज जुड़ जाता है। कुछ ऐसे एरिया या शहर हैं जहां पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। तो वहां पर एक नाम और एक्स्ट्रा रहेगा। यदि किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो, अगर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, तो एक नाम और आ जाएगा स्टैंडर्ड रेंट का, मानक किराया, स्टैंडर्ड रेंट। अब हमको क्या करना है, इन चारों में से देखना है कि हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा। तो इसके दो भाग हैं इसको सॉल्व करने के। पहला भाग ए, यदि प्रश्न में किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं हुआ, यदि प्रश्न में किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं हुआ हो, तो आप क्या करना, शुरू के जो तीन नाम हैं, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इन तीनों में जो अधिक होगा उसको आप सकल वार्षिक मूल्य मान लेंगे। जो अधिक होगा वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ठीक। अब बी, यदि किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो, आपका मकान किसी ऐसे शहर में है जहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है,
यदि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है जो आज से 20-25 साल पहले पढ़ाया जाता था। 20 साल पहले जब मैं पढ़ा था, इसको दो स्टेप में बांट देते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2। पहले स्टेप में आएगा एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, ये तीन नाम। और दूसरे स्टेप में आएगा एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, मतलब मानक किराया। क्या करना है, इसमें जो अधिक है, स्टेप 1 में जो अधिक है और इसमें जो अधिक है, स्टेप 2 में जो अधिक है, फिर क्या करेंगे, उपरोक्त दोनों में जो कम है, समझ में आ रहा है ना? पहले स्टेप में जो अधिक है उसको लिख लो, दूसरे स्टेप में जो अधिक है उसको लिख लो, फिर इन दोनों में जो कम है वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं। जैसे मान लो एक्चुअल रेंट आपका है 2,000 रुपये, म्युनिसिपल वैल्यू है 2,400 रुपये और फेयर रेंट है आपका 1,900 रुपये। इस तरफ आपका एक्चुअल रेंट 2,000 है और स्टैंडर्ड रेंट आपका 2,300 रुपये है मान लो। तब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। पहले स्टेप में सबसे ज्यादा महंगा कौन सा है, म्युनिसिपल वैल्यू 2,400, यहाँ पे लिख दो, पहले में जो ज्यादा है। फिर दूसरे ग्रुप में कौन ज्यादा है, स्टैंडर्ड रेंट 2,300। अब हमारा आंसर क्या होगा, उपरोक्त तो दोनों में जो कम है, इन दोनों में कम कौन सा है, तो 2,300, ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो आप लोग ये बताओ, ये बी वाला समझ में आ गया आपको, जब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो तो? हेलो, बस इसमें इतना, इसको, इसमें आप लोग और ज्यादा दिमाग मत लगाना। पुस्तक में थ्योरी में लिखा हुआ है ये उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सबसे बढ़िया ये फॉर्मेट है। आप स्टेप 1 में तीन नाम देख लो, ये तीन नाम आपके ए में भी रहेगा, ठीक, तीनों में जो अधिक है। बस किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है तो एक स्टैंडर्ड रेंट और आ जाता है, इन दोनों में जो अधिक हो, फिर दोनों में जो कम हो, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं खाली रहा या स्वयं रहा। कुछ महीने मकान खाली रहता है तो क्या होगा, कुछ महीने मकान खाली रहता है, उस अवधि में जाके स्वयं रहने लगता है, तो ये दो अलग अलग कंडीशन है, समझना इसको। पहला इसका जो नोट है, यदि मकान गत वर्ष में कुछ माह खाली रहा, यदि मकान गत वर्ष में कुछ माह खाली रहा हो, तो इसका आप सॉल्यूशन, वास्तविक किराया पूरा 12 महीना का लेना, जो वास्तविक किराया है वो पूरा 12 महीने का लेंगे,
ठीक। वास्तविक किराया पूरा 12 महीने का लेंगे तथा तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे अदर रेंट से, तुलना करेंगे। यदि वास्तविक किराया ही सबसे ज्यादा आया वास्तविक किराया पूरा 12 महीने का लेंगे, तुलना करेंगे। यदि वास्तविक किराया ही अधिक आया तो जितना महीना खाली है उतना माह का किराया ग्रॉस एनुअल वैल्यू में घटा देंगे। ध्यान से समझना इसको। वास्तविक किराया पूरा 12 महीने का लेंगे तथा तुलना करेंगे। यदि, यहां पे यदि शब्द है ना, वास्तविक किराया ही अधिक आता है तो जितना महीने खाली रहा है उतने महीने का किराया ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटा देंगे। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। एक्चुअल रेंट है इसका 4,000 रुपये पर मंथ। ये हिलता है असल में स्टैंड लिखने से, हाथ से। एक्चुअल रेंट है 4,000 पर मंथ। इसका फेयर रेंट है 3,900 रुपये और इसका म्युनिसिपल वैल्यू है 3,800 रुपये, नहीं 38,000 रुपये। इसका 39,000 रुपये कर देता हूँ क्योंकि साल भर का है ये। हाँ देखो, एक्चुअल रेंट 4,000 रुपये पर मंथ है, फेयर रेंट 39,000 रुपये साल का वार्षिक, और म्युनिसिपल वैल्यू भी वार्षिक। मकान 2 माह खाली रहा। ध्यान रखना, पहला केस में मकान 2 माह खाली रहा, दूसरा केस में मकान 3 माह खाली रहा। तो यदि मैं पहले को सॉल्व करता हूं, यदि मकान 2 महीने खाली रहता है, ठीक, देखो सबसे पहले एक्चुअल रेंट 4,000 इंटू पूरा 12, 12 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 48,000। फेयर रेंट 39,000 और म्युनिसिपल वैल्यू 38,000। मैं बताया था वास्तविक किराया पूरा 12 महीने का लेंगे, मैंने पूरा 12 महीने का लिया। ये मत देखो कि मकान 2 महीने खाली है या 3 महीने खाली है, पूरा साल भर का आ गया ये तीनों। तथा तुलना करेंगे, यदि वास्तविक किराया ही अधिक आया, अब यही अधिक आया है, तो जितना महीना खाली है उतने महीने का किराया ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटा देंगे, और वो इस प्रकार लिखा रहेगा। कंडीशन फर्स्ट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कोष्टक में यहाँ पे 48,000, अगर 2 महीने खाली है तो 4 दूनी 8,000 घटाकर यहाँ पे 40,000। और अगर दूसरा केस बना रहे हो आप तो भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 48,000, 3 महीने खाली है तो 4 तिया 12,000, 38,000। अब मैं यहाँ पर आपको 2 उदाहरण इसलिए दिया हूं कि क्या चीज, हाँ 36,000, ठीक।
अब मैं आपको दो उदाहरण इसमें इसलिए दिया हूं कि पहले वाले केस में घटाकर भी ये सबसे ज्यादा है 40,000 बाकी से, 39,000 और 38 से, तो नो डाउट वो तो यही आएगा, 40,000 ही आएगा। दूसरे वाले में जानबूझ के मैंने 3 महीने खाली करवाया है। आपको मतलब इससे है 48,000 से, ना कि ये मत देखो कि 2 महीने खाली है कि 3 महीने खाली है। आपको कंपेयर पूरे 12 महीने के ही किराए से करना है। 12 महीने से आपने कर दिया, चाहे मकान वो 11 महीने ही क्यों ना खाली रहे, वही चाहेगा। आप पूरा 11 महीने का यहाँ घटा सकते हो, 44,000, 4,000 ही लिख दो आप। आया बात समझ में? तो यहाँ पे देखो पहले केस में 40,000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बाकी किराया 39 और 38,000 है, तो ये तो 40 ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे में आंसर आ रहा है 36,000। अब यहाँ पे आप लोग डाउट मत लेना कि ये 36,000 है, सर यहाँ पे तो ये दो उससे ज्यादा है, इसको छोड़ो, क्योंकि इसका कंपैरिजन जो है वो 12 महीने के किराए से हुआ है, और आप यहाँ ले रहे हो जितने महीने मकान खाली है उतने महीने का घटाकर, तो ये 36,000 ही आएगा। इसमें आप लोग कोई कंफ्यूजन मत पालना। तो ये समझ में आया आपको, खाली रहा हो उसका क्या करना है। अब इसके साथ ही कुछ और प्रॉब्लम आता है। गत माह में मकान खाली रहता है और उक्त अवधि में जाकर किराएदार मकान मालिक रहने लगता है, तब क्या करेंगे? देखो ये दूसरा नोट्स है इसी का। यदि मकान गत वर्ष कुछ माह खाली रहा हो तथा उस अवधि में मकान मालिक स्वयं निवास में प्रयोग किया हो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन बदल गया है ना। मकान गत वर्ष में कुछ महीने खाली है और उस खाली रहने की अवधि में मकान मालिक जाकर वहां पे उसका यूज कर रहा है, तब इसका जो सोल्यूशन होगा वो देखना। ये जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तुरंत कॉपी में नोट कर लेना, इसको मैं फोटो भेजूंगा। वास्तविक किराया तुलना करने के लिए जितना महीना खाली है उस पर स्वयं उपयोग किया है, को छोड़कर करेंगे। मतलब आपको जो तुलना करना है ना, जितने महीने मकान का मालिक आके उसमें रहा है उतने महीने को छोड़कर करेंगे। ठीक, बाद में जीएवी में कुछ भी नहीं घटाना है। आप उसमें कुछ भी माइनस नहीं करना, इस केस में माइनस करते ही नहीं। बस क्या करते हैं, कंपेयर करने से पहले जितना महीना स्वयं रहा है उतने महीने को बस लेस कर दो। प्रश्न यही है जो मैं आपको एग्जांपल दिया हूं। देखो इसमें क्या होगा, तुलना कर रहा हूं मैं। एक्चुअल रेंट, पहले केस में मकान 2 माह खाली है, तो 4,000 इंटू 10 आएगा 40,000। फेयर रेंट 39,000 और म्यूनसिपल वैल्यू 38,000। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? 40,000। तो आपका ग्रॉस
एनुअल वैल्यू, ये 40,000 ही लिखा जाएगा। कंडीशन 2, यहां पे थोड़ा समझना। एक्चुअल रेंट यहां पे 3 महीने खाली है, 4,000 गुणित 9, 9 चौक 36,000। फेयर रेंट 39,000। म्युनिसिपल वैल्यू 38,000। अब बताओ तीनों में सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? 39,000। तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 39,000 ही रहेगा, इसमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 39,000 से ही आप शुरू करोगे, बस। तो यही मुख्य अंतर है मकान खाली रहने में और स्वयं उपयोग करने में। इस संबंध में किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछो, कि आप जो पहले पढ़े थे और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ अगर लग रहा है कि कुछ अलग है, ये बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहीं पे लोग आके फंसते हैं। और जिसका सकल वार्षिक मूल्य ही गलत हो जाए तो उसका एनुअल वैल्यू भी गलत होता है, उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी गलत होता है, और फाइनली उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी गलत ही आएगा। तो आप लोग अगर सकल वार्षिक मूल्य को सही रखते हो तो उसके बाद तो एकदम इजी है, केवल ब्याज ब्याज निकालना मेन है, बस। फिर ये पूरा मकान संपत्ति का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। किसी के पास अगर, मेरे ख्याल से बीकॉम फाइनल वालों के पास मेहरोत्रा की बुक होगा, तो आप लोग एक काम करना, अगर पीडीएफ बनाने आता होगा तो फोटो खींच के उसके जो जो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाना है, जो एग्जाम्पल सॉल्व करवाना है, उसका मेरे को आप पीडीएफ बनाकर ग्रुप में सेंड कर दो या मेरे को पर्सनली सेंड कर दो। तो मैं क्या करूंगा, आपको उस पुस्तक से एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। नहीं तो मेरे पास क्या है, दूसरे राइटर की बुक है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो आप लोग को कैसे पढ़ना है आप लोग देख लो, ठीक। मेरे पुस्तक में जो थ्योरी है उसका मैं पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पुस्तक में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छे से दिया है। मेहरोत्रा में क्या है, थ्योरी उतना अच्छे से नहीं समझाता, लेकिन उसके सवाल जो है परीक्षा में आते हैं, इसलिए वो बुक बहुत चलता है। सकलेचा या और जो दूसरे राइटर की बुक है उसमें ना थ्योरी अच्छे से समझाता है, लेकिन उसकी समस्या ये है कि उसका सवाल, उसका पुस्तक कम चलता है करके उस एग्जाम में भी कम आता है। जैसे मेरे पास ये बुक है आयकर का, इसमें थ्योरी अच्छे से समझाया है, तो ये एम कॉम वालों के लिए ठीक है ये। लेकिन बी कॉम फाइनल वालों को तो सवाल ही बनाना है। ये देखो, ये इस टाइप का थ्योरी पूरा समझाया है, जो फॉर्मेट है ना, दिख रहा है, इसमें पूरा धारा वारा सब लिखा हुआ है, ठीक। तो आगे मैं आप लोग को, कल तो छुट्टी है, परसों बताऊंगा